गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ वी कैन फाइंड EMF वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको ये कहा गया था कि इफ़ यू वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द इलेक्ट्रोड you can calculate with the help of SHE because SHE have 0.0 वोल्ट। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने वोल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट ने इक्वेशन ली फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर। उन्होंने दोनों को ही इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस किया, यानी कि जिंक +2 उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया ये। ऐसी कॉपर दोनों की वैल्यू उसने रिडक्शन मिली। किस में ली बेटा? रिडक्शन, यानी कि ये एक हाफ सेल है और ये सेकंड हाफ सेल है। तो नर्नेस्ट ने इक्वेशन बनाया कि अगर ई सेल इसकी है जिंक +2 से, ध्यान से देखें बेटे कि यहाँ लिखते कैसे हैं। यहाँ पे Zn+2 लिखा हुआ है और यहाँ Zn। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट तो EZn+2 / Zn ये पे E0 है। क्या है? E0 माइनस RT/NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट। यहाँ पे ध्यान रखना बेटे, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन तो Zn की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1। ओके, तो यहाँ पे जब वैल्यू को पुट किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे R की वैल्यू फिक्स होती है। n मतलब नंबर रखने कितने हैं? n यहाँ पे हैं 2। तो वैल्यू को जब पुट किया तो सिंपलेस्ट वे में उसकी कैलकुलेशन करके हमने वैल्यू को निकाले इन दैट सेंस। ओके, अब इसी तरीके से इन द सिमिलर वे हमने क्या करा, हमने वैल्यू निकाली किसकी? कॉपर की। नेक्स्ट निकाली हमने कॉपर की। ठीक है, आप देख सकते हो सेम वे यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है क्योंकि वी आर टेकिंग आउट एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो जब हमने निकाली तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू E0 सेल जो आप पढ़ते हो तो आप बोलते हो E कैथोड। क्या बोलते बेटे? कैथोड माइनस E0 एनोड बोलते हो। तो आप बताओ कि इन दोनों में गेन कौन करता है? कॉपर गेन करता है और जिंक लूज करता है। तो वी हैव डन इट सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो इक्वेशन को ड्राइव किया तो ये हमारी बन गई नर्नेस्ट इक्वेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज़ नॉट इन यूज़। तो ये आपके लिए फार्मूला बन गया। ओके बेटे, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, और जो आपका फार्मूला सिंपली करके बोल दिया 0.0591 अपॉन में n, यानी कि आपको RT को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को सॉल्व करके आपको फिक्स वैल्यू दे दी 0.591। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको NCERT बैक एक्सेस में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सॉल्व बेटे NCERT क्वेश्चन। तो अगर जब सॉल्व करोगे तो आपको एक हेल्प मिलेगी कि हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट। जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर हाँ, हमें इस तरीके से वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। ओके बेटा, तो ये आपको मैंने दे रखा है थोड़ा सा। तो वेन एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में सेम कॉन्सेप्ट लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे फैराडे ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इलेक्ट्रोलिसिस पे लॉ बनाया था, एक नियम बनाया था। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलिसिस it states that whenever the electric current is passed through the electrolytic solution then electrolytic solution get ionized। यानी सिंपल कहने का वर्डिंग का मतलब है कि नमक और पानी के सॉल्यूशन में जब आप करंट पास करोगे तो Na अलग, H पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, OH नेगेटिव अलग, यानी कि हर चीज़ टूटकर अलग हो जाएगी और उसे हम कहते हैं लीसिस। क्या बोलते हैं? लीसिस। लीसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो अब यही फर्स्ट लॉ था। तो फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये आविष्कार किया। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना।
द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस get deposited on the or liberated at respective electrode is directly proportional to the electricity or a charge passed through the electrode. उसने ये बोला कि जितने आप चार्ज पास करोगे उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा किसी भी सुपीरियर मेटल पे या इन्फीरियर मेटल पे. जो बेटे आप बाइक देखते हो, बाइक में रिम होता है वो निकल का होता है. आपके कर्टन पाइप में कॉपर की लेयर होती है या निकल की लेयर होती है. वो सारा पाइप निकल का या नहीं होता, ना ही कॉपर का होता है. इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ कॉपर और निकल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल. यानी कि अब वो तुम्हें सोचना है कि कितने चार्ज आपने पास किए और कितने ग्राम डिपॉजिट हुए. तो दैट इज़ द मेन फंडा दैट इज़ गिवन बाय द फैराडे, दैट इज कॉल्ड एज फैराडे. तो अब इसने बोला, ध्यान से देखो, मास इक्वल टू क्यू, मगर क्यू क्या होता है, आई इंटू टी. और यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन इज रिप्लेस बाय जेड आई टी. जेड मतलब इक्विवेलेंट, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अगर तुमसे कोई ये पूछे डिफाइन जेड, तो आपने बोलना है जेड इज इक्वल टू mass of substance get deposited when 1 coulomb of charge is passed through 1 second. यानी कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको दिया जाता है तो दैट इज़ हेल्पफुल टू मेक द डेफिनेशन. अब मान लो कि तुम्हें इसको ले सकते हो, सर यहाँ ले लो 1 ग्राम, आई ले लो 1 कूलम, यानी कि सॉरी 1 एम्पियर, और टाइम ले लो 1 सेकेंड. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हेन द 1 ग्राम सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड. यानी आप इस तरीके से भी उसको डिफाइन करके अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हो और आंसर को एक्सप्लेन करके बता सकते हो. नेक्स्ट, इसी को हम बोलते हैं, नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ. सेकंड लॉ में उसने ये बोला था, ये तो आप सिंगल प्रोसेस करो, व्हेन इन ए सिंगल टाइम टू मैनी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज़. यानी यहाँ पे मैंने आपको 2 दिखाए हैं, AgNO3 और कॉपर सल्फेट, ये दोनों सीरीज़ में है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा और जितना अमाउंट कॉपर का होगा, दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag एंड Cu. अब आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट, तो याद रखना मैंने एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि इक्विवेलेंट वेट मतलब बेटा ये होता है कि H2SO4, राइट बेटे. यहाँ पे कितने H लूज़ होते हैं, आप बोलोगे 2 H लूज़ होते हैं, राइट. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, टोटल मास इसका कितना होता है 98. कितने लूज़ कर रहा है, 2. तो आंसर कितना आ गया 49. ये इसका इक्विवेलेंट वेट है. यानी कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, और नंबर ऑफ H लूज और नंबर ऑफ OH लूज. यानी कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, या जितने H लूज कर रहा है या जितने OH कर रहा है, तो यू कैन गेट योर आंसर. ओके, इस तरीके से आप आंसर ले सकते हो कि सर इक्विवेलेंट मास. सेम थिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल. क्या कर सकते हो, सॉल्व न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल कहाँ से बेटे, NCERT. अगर आप इन क्वेश्चनों को फॉलो करते हो बेटे तो दैट विल बी टू यूज़फुल. कहते हैं कि समय रहते अगर हम हर क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व कर दे तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट. अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, ध्यान से, हाउ मच कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड इन 5 मिनट. ओके, 5 मिनट व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू द कॉपर सल्फेट. अब यहाँ देखो ध्यान से, आप यहाँ पे I कितना है 5, सॉरी यहाँ पे टाइम है, क्या बेटे, सॉरी मिस्टेक, टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है I, राइट बेटे. और यहाँ पे दे रखा है कॉपर सल्फेट, क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट.
इट मीन्स इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी -2 है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले निकाला हमने Q = IT, निकाला बेटे, तो निकाल लिया, बोलो हाँ जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लगाया आपके लिए कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। आप कितने लूज़ कर रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे और इतने F चाहिए थे। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना था? 63। तो एक के लिए कितना चाहिए? 63 डिवाइड बाई 2F। अब ये 2F ये क्या है? कूलम चार्ज है। और F की वैल्यू कितनी होती है बेटे? F = 1, F = 96500, यानी कि यहाँ पे टोटल चार्ज कर रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज, तो टोटल चार्ज इतने चाहिए एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो 1 चार्ज के लिए क्या चाहिए? इतना। तो अब बताओ कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितने चार्ज मिल रहे हैं? तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि सर हमें चार्ज एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं एंड हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस इट। तो उस तरीके से हम सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं। देखो पीछे, तो चार्ज कितने हैं हमारे? कितने चार्ज हैं बेटे? 3000 कूलम। तो 3000 कूलम में क्या होगा? तो उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं और यू कैन गेट योर आंसर, राइट। और यहाँ पे वही चीज़ सिखाई है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द सिंपल प्रोसेस व्हेन द करंट इज पास थ्रू द electrolytic solution, then each component get ionized into cation and anion। तो इस चीज़ को भूलना नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को फॉलो करने का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप सोचना इस बात को, मैं आपको समझा रहा हूँ कि तो यहाँ पे तो ये आपका जो लेक्चर है दैट विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट, ये आपका लेक्चर नेक्स्ट लिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है बेटे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इन सभी टॉपिक को पे और न्यूमेरिकल पे तैयारी करनी है। तो दैट इज़ द टास्क, और यही आपका होमवर्क है। तो होमवर्क आपका क्या है मेन चीज़ बेटा? न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि मान लो इन्होंने वाटर में पास किया, NaCl और वाटर में, तो ये कंपोनेंट बन गए। तो इन 4 में यानी कि 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। तो विच एवर कैटायन और एनायन हैविंग द ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज और ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल विल सूल गेट एलिमिनेटेड, यानी कि जो इंसान जल्दी से हार मान लेगा वो इस कंटेनर से निकल जाएगा। जैसे कि नेगेटिव में Cl जल्दी हार मानता है और पॉजिटिव में कौन मानता है? H पॉजिटिव, बिकॉज हाइड्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव देन द Na, मोर रिएक्टिव कभी भी हार नहीं मानता। तो यहाँ से क्या सीखा कि लीस्ट रिएक्टिव ऑलवेज गेट एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ गैसियस बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको मैंने नेगेटिव की सीरीज़ दे रखी है। तो याद रखना, सबसे कमज़ोर Cl है, फिर अपना OH है, NO3 सब, ठीक है। तो ये चीज़ को भूलना नहीं, और आई थिंक यू गो थ्रू दिस टॉपिक। तो ये बेसिक नॉलेज है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट, एंड मैं सोचता रिवाइज करोगे। टेक केयर एंड डू द गुड इन फ्यूचर। थैंक यू बेटा।